जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में आरबीई का लाइव मॉक 26 और 27 अक्टूबर वाला उसके हम मैथ्स के सॉल्यूशन सीखेंगे। इस मॉक में बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हैं एग्जाम के पर्पज से, तो आप वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो अगर यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक वाइक कर देना। स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन 1 है हमारे पास। इन रेडियस दी हुई है हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की, लेंथ उसकी 5 है और हमसे मीडियन की लेंथ पूछी है। तो हमें क्या पता है, ये एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल, ये इसकी मीडियन है। मीडियन में यहाँ ग्रेविटी सेंटर होगा। ग्रेविटी सेंटर 2:1 के रेशियो में से डिवाइड कर देता है। नीचे वाले को हम इन रेडियस अंत्यवृत्त की त्रिज्या, ऊपर वाले को सरकम रेडियस परिवृत्त की त्रिज्या कहते हैं। नीचे वाले की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 5। ऊपर हो जाएगा डबल 10 और पूरी मीडियन की लेंथ हो जाएगी हमारी 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम के हमें दो साइड्स गिवन है, एक डायगोनल दिया हुआ है और अदर डायगोनल की लेंथ पूछी गई है हमसे। पैरेललोग्राम के बारे में हमें देखो क्या पता होना चाहिए। ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, इसके ये दो डायगोनल है AC और BD। अब साइड के स्क्वायर का अगर आप सम करोगे तो वो डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा। लेट्स से ये A है, ये भी A है और ये B है, ये भी B है। तो हम ये कह सकते हैं A स्क्वायर B स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर, यानी 2 बार A स्क्वायर प्लस 2 बार B स्क्वायर बराबर होगा हमारा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के। अब हमें दो वैल्यूज पता है, ये 12 गिवन है और ये 14। एक डायगोनल की वैल्यू हमें पता है 16। अगले वाले की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पुट कर लेते हैं। 2 इंटू 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2 कॉमन लेके b को भी साथ में लिख रहे हैं, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। एक डायगोनल की वैल्यू पता है हमें 16, 16 का स्क्वायर होगा 256 और दूसरे की वैल्यू नहीं पता, एज इट इज छोड़ देते हैं उसे। इसे ऐड कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 0, 33 और 1 34 इंटू 2 करेंगे, ये हो जाएगा 680। उसमें से 256 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी BD स्क्वायर के बराबर। माइनस करेंगे, 80 में से 56 माइनस किया तो हो गया हमारा 24 और 6 में से तो हो गया 4 बराबर BD स्क्वायर। अंडर रूट लगा लेते हैं इस पे, 4 to 4 बराबर हो गया हमारा BD स्क्वायर के, सिर्फ BD के। इसे खोल लो, 4 कॉमन ले लिया इसमें से हमने और 4 से अगर भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, 106। 4 रूट से बाहर आके बन जाएगा 2 रूट 106 हमारे BD का आंसर होगा, यानी दूसरा डायगोनल होना चाहिए 2 रूट 106, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A1 A2 दो पॉलीगन दिए हुए हैं। A1 के अंदर सभी इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो दिया हुआ है हमें 1260 और A2 के अंदर बोला गया है जो इंटीरियर एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल से 156 ज्यादा है। तो A1 A2 की साइड का सम क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो सम वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180, कि हम A1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1260, 0 से 0 कट कर दिया, 18 से इसे काटोगे ये गया 7 बारी में, माइनस का 2 वहां चला गया। A1 में साइड्स कितनी हो गई हमारी 9। A2 की अगर बात करें तो हमें पता है इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो होता है 180 और हमें दिया हुआ है इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल से कितना ज्यादा है 156 ज्यादा है, यानी इंटीरियर से एक्सटीरियर माइनस करोगे 156 आएगा। ऊपर से नीचे माइनस कर दो, इंटीरियर से इंटीरियर कैंसिल, 2 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर हो जाएगा हमारा 24। एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 12। एन निकालने का एक और तरीका होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 होते हैं, तो हम वहां से भी एन फाइंड आउट कर सकते हैं। 360 और एक एक्सटीरियर की वैल्यू कितनी है 12, इससे डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 30। A2 में 30 साइड है, A1 में 9 साइड है, टोटल साइड्स कितनी हो जाएंगी 30 प्लस 9 39, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
दो सर्कल की हमें रेडियस दी हुई है 10 और 6। हमें फाइंड आउट करना है डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, ये हमारे दो सर्कल हैं, ये इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, एक ये इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक यहां से है ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इन दोनों के बीच का, स्क्वायर के बीच का डिफरेंस बताना है। रेडियस पता है हमें, एक की 10 है, एक की 6। दोनों के बस फॉर्मूले पता होने चाहिए, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है, इस डिस्टेंस को हम कह रहे हैं डी, डी स्क्वायर माइनस R1 R2 R1 माइनस R2 स्क्वायर। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस को लेके कंफ्यूजन रहता है, देखो दोनों फॉर्मूले में डी स्क्वायर कॉमन है, माइनस भी कॉमन है, ये अंदर का प्लस माइनस में कंफ्यूजन रहता है। तो इसे याद ऐसे कर लेना, डी से होता है डायरेक्ट और डी से ही होता है डिफरेंस, तो जहां डायरेक्ट है वहीं पे माइनस आएगा, दूसरे वाले में प्लस आएगा। वैल्यू रख लेते हैं यहां पे, तो अंडर रूट हटा दो, ये हो जाएगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस R1 R2 का डिफरेंस कितना है 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। यहां भी हम रूट हटा ले रहे हैं, तो ये रहेगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर माइनस R1 R2 का सम करोगे 10 और 6 16, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, इन दोनों का हमें डिफरेंस चाहिए, 1 और 2 का डिफरेंस चाहिए। ऐसा करते हैं, ऊपर से नीचे माइनस कर लेते हैं, तो डी सी टी स्क्वायर माइनस टी सी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब माइनस करोगे डी स्क्वायर कट जाएगा, 256 नेगेटिव की जगह हो जाएगा पॉजिटिव, और 256 में से 16 माइनस कर दोगे आंसर आ जाएगा 240, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो इसका फिगर मैंने पहले से बना के रखा है। दो कॉर्ड है ए बी सी डी, ए बी और सी डी दो कॉर्ड है, दिख रही होंगी आपको। ओ सेंटर है इस सर्कल का, ये दोनों एक दूसरे को पी पॉइंट पे काटती हैं, यहां पे काटती हैं। एओडी की वैल्यू पता है हमें, एओडी ये जो एंगल है ये गिवन है हमें 15, और बीओसी बीओसी ये एंगल हमें गिवन है 65, और हमें फाइंड आउट करना है बीपीसी। बीपीसी बीपीसी ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ये एंगल। ठीक है, यहां पे हम अपने एंड से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, हमने बी को डी से मिला दिया है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना, बी को डी से ज्वाइन कर दिया है। बीसी एक सेगमेंट है, इसी से देखो एक एंगल बन रहा है बी डी सी, कहां पे बन रहा है सर्कमफ्रेंस पे, और इसी से एक एंगल बन रहा है BOC जो कहां बन रहा है सेंटर पे। तो हमें पता है सेंटर का एंगल सर्कमफ्रेंस के एंगल का क्या होता है, डबल होता है, तो ये इसका हाफ हो जाएगा, यानी ये जो एंगल है हमारा इसकी वैल्यू होनी चाहिए 65/2। ठीक है, अच्छा, और यहां से देखो इस पॉइंट से देखिए, तो एक एंगल बना O यानी सेंटर पे, ठीक, और दूसरा एंगल हमारा बना यहां से सर्कमफ्रेंस के ऊपर B पॉइंट के ऊपर। ठीक, तो अगर ये एंगल हमारा सेंटर वाला 15 है तो ये एंगल होना चाहिए 15/2। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है एंगल BPC, BPC ये एंगल हमसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल के अंदर ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल, BPD के अंदर जो हमसे पूछा गया है वो एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं अगर वो एक्सटीरियर एंगल है तो उसकी वैल्यू एंगल बी और एंगल डी के सम के बराबर होनी चाहिए। एंगल बी कितना है हमारा 15/2 प्लस एंगल डी कितना है हमारा
65/2 और इन दोनों का सम ही होना चाहिए एंगल बीपीसी को, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे, 2 का 2, 15 और 65 हो गए 80, 80 का आधा हमारा आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, देखने में बहुत भारी भरकम सा लग रहा होगा पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि अगर पावर के ऊपर कोई और पावर लिखी हुई है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई होती हैं, सिर्फ इतनी सी बात का पता होना चाहिए। दूसरा क्या पता होना चाहिए, अगर कहीं रूट है, लाइक क्यूब रूट लिखा है, तो हम उसे पावर में 1/, करके लिखते हैं। ठीक है, सिर्फ इतनी सी चीज को पता होना चाहिए, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो वैल्यू है, सबसे पहले लिखा हुआ है 2 का क्यूब, उसकी पावर, रूट लगा हुआ है रूट, तो 1/2 लिख दिया हमने। फिर उसकी पावर देखोगे तो 5 है, 5। फिर आगे आप पावर देखोगे तो 5 के बाद लगा हुआ है रूट, वो भी 1/7। नेक्स्ट देखेंगे तो फिर 6 पावर है और उसके बाद क्यूब रूट लगा है, उसके बाद लगा हुआ है हमारा क्यूब रूट। तो बस कुछ नहीं करना है, सारी पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 3 इंटू 1/2 इंटू 5 इंटू 1/7 इंटू 6 इंटू 1/3। कुछ कैंसिल होता है तो कर लेते हैं, 2 और 3 से मिलके 6 कैंसिल हो गया। क्या बचा ऊपर? ऊपर बचा हुआ है 15, नीचे बचा हुआ है 7, तो आंसर हो जाएगा 2 की पावर 15/7, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है पिरामिड से फिगर बना के रखी हुई है। एक पिरामिड है जिसका स्क्वायर बेस है और साइड उसकी 8 है, ये जो लेंथ है ये 8 दी हुई है। हाइट जो है वो 12 गिवन है हमें, ये जो ब्लैक से मैंने ड्रॉ किया है ये हमें 12 गिवन है, और हमें बताना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस into slant height plus area of base। तो हमारे पास देखोगे सब कुछ है, बस हमारे पास स्लैंट हाइट नहीं है, तो इसमें हमें स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी है सबसे पहले। तो स्लैंट हाइट देखो क्या होगी, ये जो ऊपर का पॉइंट है यहां से जब आप साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दोगे तो ये जो लाइन हमारी ड्रॉ हुई है ये हमारी स्लैंट हाइट होगी। अब यहां देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल और बन गया है, ये जो बेस लाइन दिख रही है ये देखो साइड का हाफ होगी, ये साइड का हाफ होगी स्लैंट हाइट के केस में, और डायगोनल का हाफ होती है स्लैंट एज के केस में। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 4, और स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं। तो स्लैंट हाइट पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकलेगी, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और उस पर लग जाएगा अंडर रूट, तो हो गया 160। एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और क्या लिख सकते हैं इसे, इसे हम लिख सकते हैं, इसमें से 16 कॉमन आ जाएगा, तो 4√10 हमारी स्लैंट हाइट होगी। अब ऊपर वाले फॉर्मूले पुट कर लेते हैं इसे, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 बेस हमारा स्क्वायर है, पैरामीटर हो जाएगा उसका 32, इंटू में स्लैंट हाइट है 4√10 प्लस एरिया ऑफ बेस क्या होगा, तो 8 का स्क्वायर 64, इससे आपने इसे काट दिया 2 बारी में, ये भी हो गया 64, 64 कॉमन निकाल लो, 64 कॉमन निकाल लिया, पहले वाले से बचा √10, दूसरे वाले से बचा 1, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 64√10 प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 50 दी हुई है, डायमीटर उसका 14 दिया हुआ है, यानी जो रेडियस होगी वो 7 है, और जो हाइट है वो हमें गिवन है 50। सिलेंडर में दोनों तरफ ऊपर और नीचे हमने कॉनिकल होल कर लिए, कोन बना के उतना हिस्सा बाहर निकाल दिया, यानी वो जगह अब गड्ढे की तरह बन गई है। और होल भी कैसे किए, जिसकी रेडियस तो 7 है, यानी जितनी रेडियस हमारे सिलेंडर की थी, बेस में तो कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, हाइट उसकी 24 है, यानी ये जो छोटी सी हाइट है ये 24 है, सेम ऐसे ही हाइट नीचे भी 24 है। तो हमें बताना है
सरफेस एरिया बताना है जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका। देखो क्या करेंगे, जो सिलेंडर का बाहर का सरफेस है, जो ये वाला हिस्सा है सिलेंडर के अंदर, ये अभी भी इंटैक्ट है, वैसे का वैसा ही है, यानी इस पे तो आज भी आप पेंट कर सकते हो सरफेस एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। अब आपके पास एडिशनली और कौन सी जगह बन गई है पेंट करने के लिए, तो ये जो हॉलो बना है, ये अब जो अंदर की तरफ जो कोन बन गया है, आप उसमें भी चाहो तो वो सरफेस एरिया और इंक्लूड हो गया है, तो उसका भी सरफेस एरिया लेना पड़ेगा हमें। तो फॉर्मूला देखो क्या बनेगा अब सरफेस एरिया का। तो जो हमने ये जो बाउंड्री की लाइंस बना रखी है हमने, ये तो क्या है, कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का, जिसे हम कहते हैं 2πRh। और ये जो कोन बने हैं, इनके अंदर भी क्या आ रहा है, बेस तो खाली है, बेस पे तो पेंट होगा नहीं, तो वहां भी आ रहा होगा कर्व सरफेस एरिया। कितने कोन का, दो कोन का। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, πr l होता है। ठीक है, इसकी एच तो हमें पता है, यहां पे हमें एल निकालनी पड़ेगी, कोन के लिए हमें एल निकालनी पड़ेगी। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइट 24 है, रेडियस 7 है, तो ये 25 हो जाएगा। एल भी पता लग गया हमें, पुट कर लेते हैं इसे। 2π तो कॉमन आ रहा है और पाई को छेड़ा भी नहीं गया है, तो 2π तो हमने एज इट इज लिख दिया। आर है 7, एच है 50, प्लस यहां से आर है 7 और एल है हमारा 25, ये हो जाएगा 350, ये हो गया हमारा 175। जोड़ लो इसे, पाई का पाई रहने देते हैं, चलो 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो गया 700 और ये हो गया हमारा 350। जोड़ोगे 700 और 300, 1000 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रायंगल गिवन है, ये आप खुद ही कर लेना, मैं इसका आंसर बता देता हूँ बस आपको। आर ये है, पी ये है, और हमारा क्यू 90 दिया हुआ है, 10 आर गिवन है, यानी ये 1/2 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा √3। और आप इसके अंदर पुट कर लेना इसे, इसका आंसर होगा -8/3। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, इसके अंदर बस एक चीज थोड़ी ध्यान देने वाली है जो इजी पड़ सकता है हमारे लिए। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बी पॉइंट है ए बी सी में, ए सी हमें पता है 3√5, और हमें ए बी बी सी का डिफरेंस दिया हुआ है 3, ए बी बी सी का डिफरेंस दिया हुआ है 3। तो आपने ऐसे ट्रायंगल देखे होंगे, ये √5 कब आएगा, अगर 3 मल्टीपल में है तो यहां भी हो सकता है 3 3 रहे हो। और √5 कब आता है, 2 और 1 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 4 और 1 5 बन जाएगा। बड़ा कौन है, ए बी बड़ा है, तो यहाँ पे 2 रहा होगा और यहाँ पे 1 रहा होगा, तो ये बन जाएगा हमारा 6, ये बन जाएगा 3, तभी वो आ सकता है 3√5। तो इसके बाद कुछ नहीं करना है, इनके अंदर वैल्यूज को उठा उठा के रखना है, आप खुद से ट्राई कर लेना। शायद इसका आंसर 3/5 आएगा, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ये, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। 64 को 4 का क्यूब बना के पहले अंदर ले चलते हैं, ऐसे ही 27 को 3 का क्यूब बना के अंदर ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y का क्यूब माइनस 3x माइनस 3y का क्यूब। सेम फॉर्मूला लगाइए, सबसे पहले a में से b को माइनस करना है, तो इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करेंगे, 4 में से 3 गया, 1x बचेगा, और 4 में से माइनस माइनस 3 करोगे तो प्लस हो जाएगा, 7y हो जाएगा। ऐसा ही आपको यहाँ पहले ब्रैकेट में लिखा हुआ मिल जाएगा। आगे फर्स्ट वाले का स्क्वायर करोगे तो 4x का हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 32xy। नेक्स्ट बी स्क्वायर करेंगे, 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस 18xy, और फिर आप लगाओगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो यहां देखो 4 × 3 हो जाएगा हमारा 12xy, सॉरी 12x स्क्वायर
और ये हो जाएगा -12xy प्लस 12xy और -12y²। तो ये तो कट ही जाएगा। सबको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस 7y एज इट इज, अंदर हो जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 12 37x², 16 प्लस 9 माइनस 12, 16 9 25, 25 में से 12 गए 13y² और 32, 32 में से 18 गए, तो ये हो जाएगा हमारा 14xy। कंपेयर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को a कह रहे हैं, तो a हो गया हमारा 37, y के कोफिशिएंट को y स्क्वायर कोफिशिएंट को b कहा जा रहा है, तो b हो जाएगा हमारा 13 और c है हमारा 14। हमें फाइंड आउट करना है a प्लस बी माइनस सी। तो a प्लस बी करेंगे तो 37 प्लस 13 माइनस 14, यहां से बच गया -1 इसमें से और कम कर दो, आंसर हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है ये। एक्स वाई जेड दिया हुआ है, x² y² दिया हुआ है, एक्स जेड बराबर y² दिया है और जेड एक्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले स्क्वायर कर लो, तो स्क्वायर करते हो जाएगा x² y² z² प्लस 2xy yz zx बराबर में 13 का स्क्वायर 169। इस पूरे की वैल्यू पुट कर दो 91, 91 वहां जाके माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, ये हो गया 8, यहां से आ गया 7, इस 2 से इसे भी कट कर दो, तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 39। एक्स जेड की जगह क्या पुट कर सकते हैं, y², तो इसकी जगह हमने रख दिया y² प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई, सब में से y कॉमन ले लो, तो y कॉमन लेते ही हम आ गए x प्लस वाई प्लस जेड पे बराबर 39 के। एक्स वाई जेड तो मुझे पता है क्या होता है 13, 13 से कट कर दिया इसे कितनी बारी में 3, y की वैल्यू क्या आ गई 3। अगर y 3 है, अगर ये y 3 है तो इसका मतलब है x और z का जो सम है वो कितना होना चाहिए 10, और एक्स जेड का जो मल्टीपल है वो y² था, यानी वो कितना होना चाहिए 9। दो ऐसे नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करूं तो 9 है, लेकिन जोड़ने पे क्या आ रहा है 10। कौन से होंगे ऐसे नंबर, तो ऐसे नंबर हो सकते हैं 9 और 1 हो सकते हैं सिर्फ। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, जेड और एक्स का डिफरेंस पूछा है, दोनों में कितने का डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है 8 का, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। ये क्वेश्चन पिछली 2 बार से ऑलिव में आ रहा है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। मैं फिर से लिख देता हूं इसका फॉर्मूला, देखो, ओरिजिनल अपॉन टोटल बराबर है 1 माइनस एक्स वाई की पावर n। x क्या है, जो क्वांटिटी आप रिप्लेस कर रहे हो, अब तक आपको ये फॉर्मूला याद भी हो गया होगा, मैं खुद थर्ड बार ये क्वेश्चन करा रहा हूं। ये हमारी टोटल क्वांटिटी या ओरिजिनल क्वांटिटी, कुछ भी कह सकते हो आप इसे, और n है आप नंबर ऑफ टाइम ये काम कितनी बार करते हो, रिप्लेसमेंट वाला काम आप कितनी बार कर रहे हो। क्वेश्चन ने कहा है एक कंटेनर फुल ऑफ मिल्क है, 80 ml सॉल्यूशन आप बाहर निकालते हो, रिप्लेस कर देते हो वाटर से, और ये काम 3 बार और करते हो, यानी टोटल कितनी बार करते हैं 4 बारी। इसके बाद वाटर और मिल्क का रेशियो हो जाता है 65:16, यानी टोटल कितना होगा ये 81। 81 में से 65 वाटर है और 16 क्या है हमारा मिल्क है। हम ओरिजिनल उसे कहते हैं जो स्टार्टिंग में था, यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओरिजिनल है मेरा मिल्क। मैं फॉर्मूला लगाता हूं 1 माइनस एक्स क्या है, कितनी क्वांटिटी चेंज कर रहे हैं बार बार 80, वाई हमें नहीं पता, ये काम हम कितनी बार कर रहे हैं 4 बार। एट द एंड रेशियो क्या बन जाता है, ओरिजिनल अपॉन टोटल, ओरिजिनल यानी मिल्क कितना बचता है 16 आउट ऑफ 81। यहां देखोगे तो ये पावर 4 किसकी है, ये 2 और 3 की पावर 4 है, तो पावर 4 से पावर 4 कैंसिल, 1 माइनस 80 अपॉन वाई जो है वो किसके इक्वल है 2/3 के, 2/3 को उठाकर यहां ले आओ तो 1 में से माइनस होके बचेगा 1/3, वहां हो जाएगा 80 अपॉन वाई, y को सॉल्व कर लीजिए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 240। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, कैपेसिटी ऑफ कंटेनर क्या है, यानी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, तो हम आंसर क्या देंगे 240 ml, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा।
x जो है वो 70% केसेस में सच बोलता है, y 90% केसेस में। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे? कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या है? अगर एक सच बोलेगा तो दूसरा झूठ बोलेगा। तो हम कह रहे हैं x के लिए वो सच बोलता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 70%, यानी 7/10 कह देता हूं। तो उसके झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो हो जाएगी 3/10। सेम ऐसे ही y के लिए सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 9/10, 90%, और झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/10। दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। x सच बोलेगा या झूठ बोलेगा इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि y सच बोलेगा या झूठ बोलेगा इस बात पे। तो ये दोनों इवेंट क्या है? आपस में इंडिपेंडेंट। अगर इनकी कभी साथ में प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ध्यान से देखना, यहाँ दो केस बनेंगे। पहला केस हो सकता है x सच बोले और y झूठ बोले, और दूसरा हो सकता है x झूठ बोले और y सच बोले। बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। x सच बोलेगा 7/10, y झूठ बोलेगा 1/10, प्लस x झूठ बोलेगा और y सच बोलेगा। दोनों का 100 एज इट इज रहने दो। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 27, 34/100, पॉइंट लगा के क्या लिख सकते हैं? 0.34, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी का है, ध्यान से देखना। 4 पर्सन आपको सेलेक्ट करने हैं रेंडमली। एक ग्रुप है जिसमें 3 आदमी हैं, 2 औरतें हैं और 4 बच्चे हैं, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एग्जैक्टली 2 ही बच्चे आने चाहिए, चिल्ड्रन 2 होने चाहिए, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। ठीक है, तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रंस की, कि 2 चिल्ड्रन सेलेक्ट हो जाएं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो टोटल कितने लोग हैं? 3, 2 और 4, टोटल है 9 लोग। 9 में से हमने कहा टोटल 4 लोग चाहिए थे हमें, 2 तो हमने कह दिया बच्चे ही होने चाहिए, और बाकी 2 कोई भी आए हमें फर्क नहीं पड़ता। ये 2 किस में से आने चाहिए? उन 4 बच्चों में से, और बचे हुए 2 किस में से आएंगे? 3 आदमी और 2 औरतों में से कहीं से भी आ जाए, यानी 5 में से। और 9 में से टोटल कितने चाहिए? 4। बस इसी चीज को सॉल्व कर ले रहे हैं। एंड लिखा है, मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना, एंड वाला केस है। तो हमने कहा 4 में से 2 बच्चे चाहिए, और बचे 2 5 में से कहीं से भी आ जाएं, और टोटल 9 में से 4 लोग चाहिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3/2 इंटू 5 इंटू 4/2, नीचे हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले को खोल रहे हैं सिर्फ। तो 2 और 2 से 4 काट दिया हमने, यहां देखोगे 3 और 2 से 6 गया, और 4 से ये 2 बार में गया। ऊपर क्या बचा है हमारे पास? 4 इंटू 3 इंटू 5। नीचे देखो 9, 2 और 7 बचा है। 2 से इसे काट दिया कितनी बारी में? 2 बारी में। 3 से इसे काट दिया कितनी बारी में? 3 बारी में। ऊपर क्या आ गया? 10, नीचे क्या आ गया? 21। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10/21, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मीडियन फाइंड आउट करना है। एक गिवन डेटा हुआ है, पहले से ही हमें दिया हुआ है, और असेंडिंग ऑर्डर में है वो पहले से। मीडियन 24 दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसे गिनती कर लो बस इसकी कि ये कितना डेटा है। तो ये गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। 10 नंबर्स का मीडियन कैसे निकलेगा? तो 10 नंबर के केस में 2 मीडियन आएंगे, एक तो 10/2 और एक आएगा 10/2+1, यानी 5वीं टर्म और 6वीं टर्म दोनों मीडियन है। यहां देखोगे तो वो दोनों क्या है? x+2 और x+4। तो 2 मीडियन का एक मीडियन बनाना हो तो हम उसका क्या कर देते हैं? एवरेज निकाल देते हैं, यानी डिवाइड बाई 2 कर देंगे। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 24। 2 वहां गया तो बन गया 48। 2x+6, 6 को वहां जाके माइनस कर दो, 42 बचेगा। 2 से इसे काट देंगे, x क्या आ जाएगा हमारा? 21, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। मीन मीडियन मोड का वही फॉर्मूला पूछ लिया गया है, तो इसका डायरेक्ट आंसर अगर आप लगाओगे तो आएगा फर्स्ट वाला होगा। बाकी अगर आपको याद नहीं है तो सिंपल एक फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए इस रिलेशन में। मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन।
अब देखो क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ से एक एक मीन और माइनस कर लो, तो ये हो जाएगा मोड माइनस मीन बराबर 3 मीडियन हो जाएंगे, 3 मीन हो जाएंगे, 3 कॉमन ले लो, मीडियन माइनस मीन। ऑप्शन देखोगे तो कुछ कुछ एक जैसा लग रहा है, पर हर जगह पे मीन पहले लिखा है, मोड बाद में लिखा है। तो आप भी ऐसा करो, दोनों तरफ से माइनस लेके काट दो। तो जैसे यहां से माइनस कॉमन लेंगे, मीन पॉजिटिव हो जाएगा, मोड नेगेटिव हो जाएगा। 3 का 3 एज इट इज, वहां से मीन पॉजिटिव हो जाएगा और मीडियन नेगेटिव हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऐसा आंसर आपको पहले वाला ही मिलेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सार्थक एक मैराथन को 4 घंटे 35 मिनट में कंप्लीट करता है। मैराथन के अंदर 10 किलोमीटर आपको भागना है, उसके बाद 20 किलोमीटर साइकिलिंग करनी है, और फिर जितना भी डिस्टेंस बच जाएगा वो फिर से भागना है। वो पहले स्टेज में उसकी स्पीड रहती है 6, यानी वो पहले 6 की स्पीड से भागता है, फिर साइकिलिंग करता है वो 16 की स्पीड से, और जो भी डिस्टेंस बच जाता है फिर वो कवर करता है अपनी पुरानी स्पीड के हाफ से। यहां देखते हैं, ये मान लो उसकी पूरी मैराथन थी, पहले 10 किलोमीटर तो उसने भागना था जिसमें उसकी स्पीड है 6, अगले 20 किलोमीटर जो साइकिल चलानी थी उसने, उसमें उसकी स्पीड है 16, और अब जो भी डिस्टेंस बच गया हमें नहीं पता, पर वहां पे जो स्पीड है वो उसकी पहले स्पीड का क्या थी, हाफ थी। तो यहां स्पीड उसकी क्या रही होगी, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टोटल मैराथन उसने कितनी देर में दौड़ी है, तो 4 घंटे और 35 मिनट में। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं, हम इंडिविजुअल सबका टाइम निकाल लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। तो 10 किलोमीटर कोई 6 की स्पीड से भाग रहा है, तो 10/6 करोगे आवर्स में, ये इसका पहला टाइम होगा। फिर 20/16 आवर्स, ये इसने दूसरे में टाइम लिया होगा, और फिर 4:35 में से जितना बच गया वो तीसरे का टाइम होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे आप सॉल्व करके देखो तो 1 घंटा और 2/3 बचेगा, तो 40 मिनट। इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5/4, 5/4 का मतलब 1 घंटा, और 1/4 हो जाएगा हमारा 15 मिनट। यानी इतने हिस्से में उसने अभी तक कितना टाइम खर्च कर दिया है, 2 घंटे और 55 मिनट तो यही लगा दिए। टोटल टाइम कितना था उसके पास, 4 घंटे 35 मिनट। माइनस करके देखते हैं इस हिस्से के लिए उसके पास क्या टाइम बचा है। तो 35 छोटा है, इसे 3 कर देते हैं और इसे एक 60 मिनट का कैरी दे देते हैं, तो ये टोटल हो गया 95 में से आपने माइनस कर दिया 55, तो आ गया 40, और यहां से बच गया 1 घंटा। 1 घंटे 40 मिनट के अंदर उसने 3 की स्पीड से कोई डिस्टेंस कवर किया है, तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। 3 की स्पीड से 1 घंटा 40 मिनट, 40 मिनट को 2/3 लिख लेंगे, तो ये टोटल टाइम हो जाएगा 1 + 2/3 यानी 5/3 आवर्स। स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस आएगा, 3 से 3 काट दो, आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक रिवर में क्यू, पी और आर का मिड पॉइंट दिया हुआ है हमें। एक बोट जाती है पी से क्यू तक 12 घंटे में, और पी से आर तक 16 घंटे 40 मिनट में। अच्छा, 12 घंटे में वो पी से क्यू जाती भी है और आती भी है वापसी। पी से आर सिर्फ एक तरफ में 16 घंटे 40 मिनट लगा देती है, तो हमें बताना है आर से पी जाने में कितना टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन बोट एंड टाइम का है, पर नहीं, नॉर्मल कैलकुलेशन से ही हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा है पी, ये है आर, और यहां कोई पॉइंट है क्यू। ठीक है, अब पी से क्यू गए और फिर क्यू से पी वापसी भी आ गए, कितनी देर में, सिर्फ 12 घंटे में। अच्छा, एक बार आप धारा के साथ जा रहे होंगे, एक बार धारा के अगेंस्ट, यानी एक बार डाउन स्ट्रीम, एक बार अप स्ट्रीम। और सिर्फ पी से आर जाने का जो टाइम है वो है 16 घंटे और 40 मिनट। ये मिड पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ ये जो आधा डिस्टेंस जाने में उसने इस टाइम का आधा टाइम भी यूज किया होगा, कह सकते हैं ना। तो इस टाइम का आधा टाइम देखो कितना होगा, 8 घंटे और 20 मिनट। तो पी से क्यू जाने का जो टाइम है वो है 8 घंटे 20 मिनट, जबकि जाने और आने में टोटल 12 घंटे लगे हैं। तो आने का टाइम निकाल लेते हैं, क्यू से पी का टाइम अगर निकालना है तो ये रहेगा 12 घंटे
माइनस 8 घंटे 20 मिनट, तो यहां भी फिर से वही 60 दे देते हैं, 11 बन जाएगा ये, तो हो गया 40 मिनट और 3 घंटे। Q से P आने में आपको 3 घंटे 40 मिनट लगते हैं। अगर R से P आना होता तो इसका डबल लगता, तो इसका डबल कर दो, इंटू 2 कर दो, ये हो गए 80 मिनट और 6 घंटे। 80 मिनट में भी 1 घंटा 20 मिनट लिख लो, तो टोटल हो जाएगा 7 घंटे और 20 मिनट। 20 मिनट को 1/3 भी कह सकते हैं, ध्यान रखना आवर्स की टर्म में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक पर्सन 15,000 रुपए 10% CI से इन्वेस्ट करता है। 2 साल के बाद उसके पास जितना ही पैसा है वो उसे एक अनदर स्कीम में डाल देता है जिसमें 5% SI मिलता है 3 साल तक। तो हमें बताना है उसने टोटल कितने पैसे कमाए हैं। पहले 10% CI से कुछ पैसे कमाए और जितना पैसा इकट्ठा हुआ सारे डाल दिए 5% SI में। तो हमें बताना है टोटल कितना पैसा कमाया, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट वाला भी और सिंपल इंटरेस्ट वाला भी। देखो 15,000 रुपए थे, 10% शुरू में CI था 2 साल तक, तो 10% को 2 साल तक तो कंबाइन कर ही सकते हैं। 10 + 10 + 10 × 10/100 करोगे तो 2 साल में ये एक ही रेट इसका क्या बन जाएगा, 21% बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं 2 साल के बाद 2 ईयर्स के बाद उसके पास पैसे होंगे 15,000 का 121%। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब ये पैसा वो लेके गया बैंक के पास 5% CI के लिए, 5% 3 साल तक, यानी बैंक ने 15% ब्याज दे दिया होगा इसके पास, 5% 3 साल तक। तो और 3 साल के बाद यानी 5 ईयर्स के बाद उसके पास टोटल देखो कितने पैसे पड़े होंगे। 15,000 का 121% तो वो लेके ही गया था और बैंक ने 15% और दे दिया इस पे, यानी 115%। ये आ गया उसका फाइनल अमाउंट। और हम क्या करेंगे, ये कैलकुलेशन में से अगर 15,000 माइनस कर दें तो जितना उसने ब्याज कमाया होगा वो निकाला जा सकता है। सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो काट ली। कैलकुलेशन से कभी मत घबराना। ऐसा करते हैं 115 को 121 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या 115 को पहले 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 115 इंटू 15, 15 पंजे 75, 1 पंजे 5, और 115 का 115 एज इट इज, तो हो गया 5 7 5 12, 7 17 25 को 121 से और मल्टीप्लाई करना है। तो पहली बार में तो यही आएगा, अगली बार में हो जाएगा 25 दूनी 50, 17 दूनी 34, और अगली बार में फिर यही आएगा 5271। क्या हो जाएगा 5 2 5 5 10 7 17, बचा कितना 1, ये हो गया हमारा 6 1 7 1 8, ये हो गया हमारा 10 और 2, 208725। पर हमारे पास अभी क्या और बचा हुआ है, ध्यान से देखो, एक जीरो भी लगानी है, यानी यहाँ पॉइंट भी होगा एक, ये 10 का। ये तो हमारे पास आ गया अमाउंट 5 साल के बाद। पर हम बैंक लेके क्या गए थे, शुरू में हमारे पास क्या था, सिर्फ 15,000 रुपए थे, यानी हमने पैसा कितना बनाया, 0.5 का 0.5, 2 का 2, 7 का 7, 8 का 8, और 20 में से 15 गया 15। हमने एक्स्ट्रा क्या कमाया 5872.5, यानी यही हमारा क्या होगा 5 सालों का इंटरेस्ट या गेन कह सकते हो, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सक्सेसिव डिवीजन। अच्छा, ये बहुत लोग भूल गए होंगे क्योंकि इसके क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं, ध्यान से सीखना। सक्सेसिव डिवीजन, सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है कि पहले आप किसी एक नंबर को डिवाइड कर रहे हो, फिर जो उसका क्वोशंट आया आप फिर उसमें किसी चीज का डिवाइड लगा रहे हो, फिर जो क्वोशंट आया फिर आप उसमें डिवाइड लगा रहे हो, आप ऐसे करते हैं, उसे कहते हैं हम सक्सेसिव डिवीजन। तो हमें पता है हम 9 2 और 5 से डिवाइड कर रहे हैं, यहां फिल कर लो 9 2 और 5, और उन केसेस में रिमाइंडर क्या आता है 1 1 3, ठीक है। 9 के केस में 1 बचता है, 2 के केस में 1 बचता है, और 5 के केस में 3 बचता है, ठीक है। सक्सेसिव डिवीजन में जो हमारा लास्ट क्वोशंट होगा वो होगा 0। हमने सबसे एंड में 5 से डिवाइड किया और वो कटा ही नहीं होगा, तो 3 का 3 सिर्फ रिमाइंडर बच गया। अब देखो आपको क्या करना है, इन दोनों को हमेशा मल्टीप्लाई करना है और उसमें ये वैल्यू ऐड करते जाना है। तो हम 5 इंटू 0 करेंगे 0, प्लस 3 करेंगे 3, सेम ऐसा ही इंटू करेंगे तो 3 इंटू 2 हो गया 6,
उसमें आप 1 ऐड कर दो तो हो जाएगा 7। 9 में आपने 7 इंटू किया 63 और उसमें 1 ऐड कर दिया तो 64, यानी जो हमारा नंबर होगा वो क्या रहा होगा 64 रहा होगा। अब क्वेश्चन ने कहा अगर उस नंबर में 90 का डिवाइड करें तो क्या होगा, तो अगर 64 में आप 90 का डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड ही नहीं होगा, 64 का 64 क्या रह जाएगा आपका रिमाइंडर रह जाएगा, तो आंसर होगा सी। अच्छा कई बार एसएससी इसके अंदर यहाँ 1 मान के चलता है जो कि गलत है, पर आप एक बार चेक कर लेना अगर 0 से आपका आंसर ना आ रहा हो तो 1 रख के देख लेना, अगर वो चीज ऑप्शन में हो तो उसे मार्क कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जिसे 12, 15, 20, 24, 30 से भाग करने पे 8, 11, 16, 20, 26 मिलता है। एक पैटर्न है देखो इसके अंदर, आप देखोगे डिवाइजर और रिमाइंडर में हर जगह 4 का डिफरेंस है, 12 8 में, 15 4 में, 20 16 में, 24 20 में और 30 26 में। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर के आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे किसका, 12 का, 15 का, 20, 24 और 30 का। तो इसके एलसीएम में देखो 24 पहले से ही 12 की इंपॉर्टेंस नहीं है, 30 है तो 15 की कोई जरूरत नहीं है हमें, इसे तोड़ लेते हैं 4 इंटू 5, 8 इंटू 3 और इसे तोड़ लिया हमने 2 इंटू 5 इंटू 3 पे। सबसे बड़ा 2 का मल्टीपल 8 है, उसके बाद देखोगे तो 5 और 3, तो इन सबका जो एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा, 8 पंजे 40 दिया 120। अब 120 में 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर तो वो 6 बार 9 होगा, 120 का भाग लगाते हैं इसमें, तो 12 से लिखोगे 12 8 96 हो जाएगा 960। कितना बच गया 9, ऊपर से एक और 9 उतार लिया, 9 नहीं 39 होगा ये, 399 हो गया। 12 तिया 36, 360, 39 बचा, ऊपर से आपने ये वाला 9 उतार लिया, फिर से 12 तिया 36, 39 बचा, लास्ट वाला 9 भी उतार लिया, अब क्या बच गया 39। यानी हमारा नंबर ऐसा है जो 120 यानी इन सभी नंबर से कटने के बाद 39 छोड़ देता है, 99999 वाला जो नंबर है। तो अगर हम इसमें से 39 माइनस कर लें तो 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर मिल जाएगा हमें, तो इसमें से 39 अगर आप माइनस करोगे तो हो जाएगा 9999 और ये हो जाएगा 60। ये 6 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर है जो 12, 15, 20, 24 और 30 से कटता है, पर हमें काटना थोड़ी है, हमें तो रिमाइंडर बचाना है, कितना 8, 11, 16, 20 और 26। तो ये देखो कब बचेगा, जब ये जो डिफरेंस आ रहा था ये इसमें से आप और माइनस कर दो, तो जो डिफरेंस है 4 वो आप इसमें से माइनस कर दो तो जाएगा 999956, ये हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। 23 क्वेश्चन है, आप एक लाइट हाउस जिसकी हाइट 45 है उससे 2 पॉइंट गिवन है हमें, एक जगह से एंगल बनता है 30, एक जगह से 45। हमेशा ध्यान रखना ऑब्जेक्ट जितना पास होगा एंगल उतना बड़ा होगा, हमें बताना इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों पॉइंट्स के बीच का। तो 45 के अकॉर्डिंग ये अगर 1 है तो ये भी 1 होगा, और 45 ये 30 के अकॉर्डिंग अगर ये 1 है तो ये पूरा कितना होना चाहिए √3, यानी जो वैल्यू वो हमसे जानना चाहता है वो है √3 - 1। 1 की वैल्यू हमें देखो 45 गिवन है और हमसे √3 - 1 की वैल्यू पूछी जा रही है, और वो भी डेसिमल पॉइंट में, तो √3 को आप पुट कर दो 1.73 इंटू नहीं -1, तो हमसे वैल्यू किसकी पूछी जा रही है 0.73 की, 1 की वैल्यू 45 है, 0.73 की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई कर लेंगे सिर्फ 0.73 इंटू 45, पॉइंट को इग्नोर करते हैं, 45 दिया हो जाएगा, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 45 दिया 135 और 45 सत्ते हो जाएगा हमारा 270 और 45 315, तो 5 8 2 और 3, 2 के बाद पॉइंट था, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो आंसर होगा 32.85 ऑप्शन नंबर, अच्छा डेसिमल एक पॉइंट में पूछा है तो 32.9 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और बी की मंथली इनकम में रेशियो दिया है, उनकी सेविंग में रेशियो दिया है, और एक और बात बोली गई है कि जो बी की इनकम है वो ए की सेविंग का 3 टाइम्स है, तो ए और बी के एक्सपेंडिचर में रेशियो बताना है। ए और बी,
इनकम का रेशियो है 3-5, सेविंग का रेशियो है 2-3, और बी की इनकम और ए की सेविंग में एक रिलेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप ऐसा करो, क्वेश्चन आसान बनाने के लिए दोनों बातों को इक्वल कर दो। तो दोनों को 10 बना दो। 10 बनाने के लिए क्या हो जाएगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लो और इसे 5 से। अब दोनों 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या कहा, बी की इनकम ए की सेविंग से 3 गुना है। तो बी की इनकम ए की सेविंग से 3 गुना है, तो अब उसे 3 गुना बना दो कि ये 10 है तो वो 30 हो गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई होके ए की इनकम हो जाएगी 18, बी की इनकम हो जाएगी 30, ए की सेविंग है 10, बी की सेविंग है 15। दोनों की जो क्वेश्चन की कंडीशन थी आपने वो सेटिस्फाई करा दी। अब आप सिंपली माइनस कर लो, इनकम से सेविंग माइनस करोगे क्या बचेगा, एक्सपेंडिचर। ए क्या सेव करता होगा 8, सॉरी ए क्या खर्च करता होगा 8, और बी क्या खर्च करता होगा 15। तो इनके एक्सपेंडिचर में रेशियो क्या होगा 8:15। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 5 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days। 10 वुमेन हो तो वो काम कंप्लीट होगा 15 दिनों में, ठीक है। 5 आदमी 20 दिनों में काम कर देते हैं, जबकि 10 वुमेन होंगी तो 15 दिनों में होगा। हम कह रहे हैं 5 आदमी का 20 दिन का काम और 10 औरतों के 15 दिन का काम बराबर है। एम और डब्ल्यू का रेशियो निकाल ले रहे हैं उनके वर्क का। सॉल्व कर लो, 10 से गया 2 बारी में, एम के नीचे डब्ल्यू उठा लो तो हो जाएगा 15/10 यानी 3/2। आदमी 3 यूनिट काम करता है, औरत 2 यूनिट काम करती है। तो इस अकॉर्डिंग काम होना कितना चाहिए, तो हमने कहा 5W 5M 20 दिन में काम कर लेते हैं। एम कितना काम करता है 3, तो 5 इंटू 3 इंटू 20, 5 दिया 15, 15 इंटू 20 300। ये हमारा टोटल वर्क है, ध्यान रखना। क्वेश्चन कहते हैं 2 आदमी और 6 औरतें काम को स्टार्ट करती हैं। 2 आदमी और 6 औरतें, आदमी 3 यूनिट काम करते हैं तो ये 6 यूनिट काम कर रहे होंगे, औरतें 2 यूनिट काम करती हैं तो ये 12 यूनिट काम कर रही होंगी। टोटल काम हो रहा होगा 18 यूनिट। कितने दिन तक हुआ ये काम, 5 डेज तक, तो इंटू 5, यानी यहां पर कितना काम कंप्लीट हो गया है, 90 यूनिट्स का काम कंप्लीट हो गया है। अभी भी काम रिमेनिंग कितना होगा, तो 300 में से 90 हुआ है, 210 रिमेनिंग होगा। 3 औरतें काम छोड़ के चली गई, इसके बदले एक आदमी आ गया, यानी अब 3 आदमी काम करेंगे और 3 ही औरतें काम करेंगी। काम बचा कितना है, 210 यूनिट काम बचा है। 3 आदमी कितना काम करेंगे, 3 के हिसाब से 9, 3 औरतें 6, यानी अब डेली वर्क कितना होगा 15 यूनिट, जबकि कंप्लीट कितना करना है 210। कितने दिन लग जाएंगे, भाग कर लो, इससे काट दो, 15 एकम 15, 6 बच गया 60, 4 पे गया, यानी 14 दिनों के अंदर बचा हुआ काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रजत है, वो 10% अपनी सैलरी रेंट पे खर्च कर देता है और बचे हुए का 20% ट्रांसपोर्ट पे, इसके बाद बचे हुए का 40% फूड पे, और फिर जो बैलेंस बच जाता है उसका 80% अदर खर्चों पे, वेरियस बिल्स पे खर्च कर देता है। फिर वो 5,000 रुपए बैंक में रख लेता है और इसके पास अभी भी 1480 रुपए अपने खर्चे के लिए बचे हुए हैं। तो हमें बताना है उसकी मंथली सैलरी क्या होगी। तो मंथली सैलरी को एक्स मान रहे हैं, सिर्फ रिमेनिंग करके हम इस पूरे सवाल को कर देंगे। मंथली सैलरी हमने मान ली उसकी एक्स है, एक्स इंटू 10% रेंट पे खर्च कर दिया यानी 90% बचा होगा, 9/10, सिर्फ रिमेनिंग का ध्यान रखना, इंटू 20% उसने ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया होगा यानी 80% बचा होगा, फिर 40% उसने खर्च कर दिया फूड के ऊपर यानी 60% बचा होगा। नेक्स्ट 80% वेरियस बिल्स पे खर्च कर दिया यानी 20% बचा होगा। यहां तक तो परसेंटेज था। इसके बाद उसने 5,000 रुपए डाल दिए बैंक में और 1480 रुपए अपने पास और रख लिए खर्चे के लिए, यानी इस स्टेज के बाद उसके पास कितने पैसे पड़े हैं, तो हम कहेंगे इतने सारे खर्चे होने के बाद भी उसके पास पड़े थे 80 का 80, 4 का 4, 6480। तो यहां से x को सॉल्व कर लो, बस कुछ नहीं है। कट करते हैं, 4 3 12 से कट कर देता हूं सबसे पहले, तो जाएगा 12 पंजे 60, 4 बच गया, 12 चौक 48, 9 से कट कर दो, ये गया 60 टाइम्स में और सब कुछ उधर फेंक दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी
125 इंटू 60, डबल जीरो का डबल जीरो एज इट इज, 5 6 30, बच गया 3, 12 तिया 12 6 72, 72 और 3 75, यानी उसकी सैलरी कितनी रही होगी? उसकी सैलरी रही होगी 75,000, ऑप्शन नंबर ए। अगले पे आते हैं। एबीसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, ए ने 33 1/3% ऑफ टोटल कैपिटल इन्वेस्ट किए, बी ने रिमेनिंग का 33 1/3, ये उनका कुछ प्रॉफिट है, और सी का प्रॉफिट बी से कितना ज्यादा ये बताना है। तो इसका मतलब 1/3 होता है, यहाँ भी 1/3 है, तो आप एक ऐसा नंबर लेट कर लो जो 2 बार 3 से कटता हो। हमने कहा जो कैपिटल है टोटल वो है 9 रुपए की, तो सबसे पहले ए ने कहा मैं इसका 1/3 लेके आया हूं, तो यानी वो 3 रुपए लेके आया होगा। बच कितना गया बैलेंस? 6 रुपए। बी ने कहा मैं बचे हुए का 1/3 लेके आया हूं, तो बी लेके आया होगा 2 रुपए। और अब जो बैलेंस बच गया 3 2 5, तो सी लेके आया होगा बचे हुए 4 रुपए। टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी यही रहेगा। प्रॉफिट कितना हुआ टोटल? 20250 का। आपको दिख रहा है प्रॉफिट कितना है? 9 रुपए का, तो 20250 जो है वो 9 की वैल्यू है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? सी का हिस्सा बी से कितना ज्यादा है, तो देखो सी का हिस्सा बी से कितना ज्यादा है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है सॉल्व कर लेते हैं। 9 से काट दो इसे, ये गया 2 बारी में, कितना बच गया? 2 22, फिर गया 2 बारी में, कितना बच गया? 4 45, 5 बारी में और 0, इंटू 2 करोगे तो 0 का 0, 225 इंटू डबल करोगे तो 450 होता है। आंसर क्या हो जाएगा? 4500 रुपए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक पर्सन ने एक व्हीकल इतने में खरीदी और इतने में बेच दी, उसका प्रॉफिट 2 डेसिमल तक बताना है। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, कोई कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन से मत घबराना। अगर आप अदर क्वेश्चंस के अंदर टाइम बचा लोगे तो एक आधा सवाल बेसिक से बिल्कुल कैलकुलेशन करनी पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती हमें। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 552920 490828, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ये हमारी कॉस्ट प्राइस है। प्रॉफिट क्या होगा देख लेते हैं। तो प्रॉफिट हो जाएगा हमें 2, ये हो जाएगा 9, 0 2 और 15 में से 6, इतने रुपए का हमने प्रॉफिट कमाया है। 62092 डिवाइड बाय कॉस्ट कितनी है हमारी? 552920 और इंटू 100 कर देंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज आना चाहिए। एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो इसे दे दो और भाग कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। देखो 55292 से भाग कर रहे हैं। पहली बार में एक बार में लिखा मैंने 55292, तो 9292 तो हो गया 0, ये बच गया 8 और 11 में से 5 गया 6, ऊपर से एक जीरो और मंगा ली तो हो गया 11। 55292 एक बार में ही जा सकता है ना। अब 11 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, आंसर होगा हमारा 11.55। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मार्क प्राइस एक आर्टिकल का 300 है, आप उसे कुछ डिस्काउंट्स देने के बाद 177.84 में बेचते हो। आपने 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, 20% के, X% के और 5% के। X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो 300 का आर्टिकल, 20% का डिस्काउंट दे दे यानी 4/5, फिर X% का डिस्काउंट दे दिया यानी 100 माइनस X% पे बेच दिया होगा, और फिर 5% का डिस्काउंट दे दिया यानी 1/5, तो 90/20 बचा होगा। और ये आर्टिकल बिका कितने का? 177.84 का। पॉइंट हटा लो, नीचे 2 जीरो, 100 से 100 गया, 20 पंजे 100 से यहाँ की 2 जीरो गई। काटते हैं, इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 19 से काट रहा हूँ, 19 में 171 होता है, कितना बच गया? 6 बचा। 3 बार में आएगा 68, 57 आएगा, 57, 11 बच गया, और 6 बार में 114 आ जाएगा। ठीक है, 4 या 12 से और काट लेते हैं इसे, तो इसे 12 से काटोगे तो हो जाएगा हमारा 12 सत्ते 84, कितना बचा? 84 से बच गया 9, और 96, 12 8 होता है 96, यानी 100 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है? 78। एक्स कितना हो जाएगा? 22। हमारा अगला डिस्काउंट क्या रहा होगा? 22% का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज फ्रॉम 11 से 17.5 हो जाए तो आपको इतने का प्रॉफिट होता है। तो आपका रेट कितना बढ़ा है? 6.5, जिसकी वजह से पैसे कितने फालतू मिल रहे हैं?
1071.20, तो 6.5 इसी की वैल्यू होगी। हमें क्या जानना है? प्रिंसिपल यानी 100 की वैल्यू जाननी है। 107120 6.5 है, हम 100 में इंटरेस्टेड है। तो यहाँ की 2 जीरो नीचे, यहाँ की 1 जीरो ऊपर, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 13 से काट लेते हैं, 13 से गया ये 5 बारी में, 13 से ऊपर वाले को काटोगे तो 13 8 104, कितना बच गया? 3 बचा, 31, 13 दूनी 26 हो गया, कितना बच गया? 5 और 13 चौक 52, 2 जीरो पड़ी हुई है, 5 से काट दो, 16 पंजे 80, कितना बचा? 2, 4 बार में 20, कितना बच गया? 4, 40 हो गया, 8 बार में गए 16, 480 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गए सारे, ठीक है। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखी, इसके लिए थैंक यू। और वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब वगैरह कर देना चैनल को, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में ऑलिव के सॉल्यूशन आएंगे, तो चैनल से कनेक्टेड रहना। थैंक यू।